सीआरएम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोधी वंश की चर्चा कर रहे हैं। लोधियों के राजत्व सिद्धांत की चर्चा हो चुकी है पिछले लेक्चर में कि जो इनका राजत्व सिद्धांत था वो कठोरता और उदारता का मिश्रण था, और इसमें जो शासक है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तीन प्रमुख शासक हैं लोधी वंश में। तो तीन प्रमुख शासक है इसमें। एक नाम है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी, इसका शासनकाल है 1451 से 1489 तक। और दूसरे का शासनकाल है 1489 से 1517। ये दो शासक। और तीसरा शासक है इसमें इब्राहिम लोधी, नाम है इसका, इब्राहिम लोधी। इसका शासनकाल है 1517 से 26 तक है, यानी 1526 तक है। 60 में याद करने के लिए एक फार्मूला बना सकते हैं BSE, यानी बी से बहलोल लोधी हो जाएगा, यस से हो जाएगा सिकंदर लोधी, ई से हो जाएगा इब्राहिम लोधी। तो ये बहलोल लोधी जो था ये लोधी वंश का संस्थापक है। संस्थापक लोधी वंश का संस्थापक था, और ये प्रथम अफगान राजवंश कहलाता है। ये प्रथम अफगान वंश था। इससे पहले के जो राजवंश थे उसमें जो भी शासक थे सब तुर्क थे, चाहे वो प्रारंभिक तुर्क राजवंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक या सैयद वंश। ये पहला ऐसा राजवंश था जो अफगानों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद दूसरा अफगान राजवंश बनाया था शेर शाह सूरी ने। तो प्रथम अफगान राजवंश था ये। अफगानों की कुल 36 नस्लें थी, उसमें से एक साहूखेल शाखा यानी गिरजई कबीले के साहूखेल शाखा संबंधित था, ये थे। और भारत में अगर अफगानों की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले नासुद्दीन महमूद शाह के समय में ये सेना बढ़ती हुई। फिर उसके बाद बहलोल लोधी ने पश्चिमोत्तर सीमांत इलाके में 3000 अफगान सैनिकों की नियुक्ति की थी, जो बहुत बहादुर माने जाते थे। बहलोल लोधी के दौर से पहले अगर बात करें तो खिलजियों के दौर में भी कई बड़े अफगान सेनापति थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मलिक यफ अफगान और मख अफगान का नाम मिलता है। इसके बाद सैयदों के दौर में बहुत तेजी से अफगान अपने उत्कर्ष पर आते हैं। उसमें बहलोल लोधी का जो उत्थान है मोहम्मद शाह के शासनकाल में शुरू होता है। फिर बाद में जब शासक अलाउद्दीन आलम शाह कमजोर पड़ जाता है तो उसकी गद्दी को ये हड़प लेते हैं। तो फिर से वास्तविक रूप से एक शासक के तौर पर अफगान यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये अफगानों के इतिहास है पूरा। इनका प्रारंभिक रूप से भारत में सेना में शामिल हुए थे नासुद्दीन महमूद के समय। तो यहाँ पर बहलोल लोधी की चर्चा कर ले हम। इसका जो मूल नाम है ये बल्लू भी एक नाम मिलता है। ये सवाल पूछा जा चुका है, बल्लू नाम। जैसे शार्टकट में बहुत से गाँवों में बहुत से लोगों का नाम रहता है, इसी तरीके से इसका भी नाम एक बल्लू है, पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसका पूरा जो नाम है वो बहलोल शाह गाजी के नाम भी दिखाई देता है। इससे गाजी का भी खिताब जारी किया था। तो प्रारंभिक जीवन में बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश का संस्थापक था। ये प्रारंभिक जीवन की बात हो रही। वह अफगानिस्तान के गिलजई कबीले के लोधी शाखा के साहूखेल वर्ग से संबंधित था, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि लोधियों की 36 नस्लें थी, उसमें से गिलजई कबीले का साहूखेल शाखा भी था। ये भी बहुत प्रसिद्ध नस्ल थी। सूर, बंगस, नियाजी,
ये तमाम कबीले आते थे, इनके रुहेला भी आते थे उसी में। तो इसके पिता का जो नाम था मलिक काला, ये खिज्र खान के समय दौराला का राज्यपाल था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ ध्यान रखिएगा। दौराला एक ऐसा प्रांत है जहाँ से इसका उत्कर्ष होता है। इसका जो इसके पिताजी थे वो दौराला के गवर्नर थे, ठीक है, जिसको संसद काल में हम वली या मुफ्ता या हाकिम कहेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। बहलोल लोदी का जन्म इसी दौराला में ही हुआ था, मतलब जहाँ पे ये हाकिम थे मलिक काला, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूर्व ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और कुछ समय पश्चात नियाजी अफगानों के संघर्ष में उसका पिता भी मारे गए थे। और बहलोल लोदी का पालन पोषण उसके चाचा इस्लाम खान ने किया और बाद में अपनी एक पुत्री के साथ उसका विवाह भी कर दिया था, ठीक है, एक पुत्री के साथ विवाह भी कर दिया था। यानी अफगानों के जो 36 कबीले थे उसमें भी आपस में संघर्ष चल रहा था सत्ता के लिए। तो ऐसे सिलसिले में उसके पिता की मौत हो जाती है, तो उसके पालन पोषण उसके चाचा इस्लाम खान ने किया और बाद में चलकर अपनी एक पुत्री का शादी भी उससे कर देता है। एक शादी उसकी सुनारन स्त्री हेमा से भी हुआ था और उसी से उत्पन्न हुआ था पुत्र सिकंदर लोदी, जो आगे चलकर ताज का सबसे बड़ा दावेदार था, सिंहासन का। इस नाते इस्लामी राज व्यवस्था में भी बड़ा विवाद है। और जैसे फिरोज शाह तुगलक हिंदू माता से उत्पन्न था, यानी भट्टी राजपूत रानी नाइला से उत्पन्न हुआ था वो, और इसके जो माता का नाम है हेमा नाम मिलता है, सुनारन स्त्री थी और उसी से उत्पन्न हुआ था। तो जब गद्दी पर दावेदारी पेश किया तो बहुत सारे अमीरों ने विरोध किया, क्योंकि उसकी माता क्या थी, हिंदू थी, इसी नाते बड़ा विरोध हुआ। लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली होने के नाते वो सत्ता पर काबिज हुआ था। तो आगे हम चर्चा करें पहले। तो बहलोल लोदी बचपन से प्रतिभावान था। उसकी प्रतिभा को पहचान कर इस्लाम खान ने अपने पुत्र कुतुब खान के स्थान पर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी इसका जो पुत्र था कुतुब खान, इसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। तो इस्लाम खान की मृत्यु के पश्चात सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को सरहिंद का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। बाद में लाहौर भी उसके अधीन कर दिया गया। यहाँ देखिए एक चीज नोट करिएगा, जो अफगान थे वो पश्चिमोत्तर इलाके से ही भारत में आए थे, वही उनका इलाका था और वहीं पर ये अपनी वीरता के लिए मशहूर थे। इसीलिए मंगोलों के खिलाफ जो भारत में अभियान शुरू किए थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और इसी नाते इनको सेना में रखा भी गया था। और अफगान अपनी वीरता के लिए बहुत पहले से ही मशहूर जाती रही है। जैसे उत्तर भारत में राजपूतों की चर्चा होती है, उसी तरीके से उनमें बारहा के सैयद मुगलों के दौर में हरावल दस्ते में थे, मुख्य सेना में थे। तो उसी तरीके से अफगानों को भी सेना में बड़े स्तर पर भर्ती किया गया था। मजबूत कद काठी के रहते थे और मुकाबला करने में ज़्यादा सफल थे। बहलोल लोदी ने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली और दिल्ली पर महमूद खिलजी के आक्रमण को विफल कर दिया और सुल्तान मोहम्मद शाह की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त कर ली। यहाँ नोट करने वाली एक विषय यहाँ पर दिखाई देता है कि जब मोहम्मद शाह के दौर में महमूद खिलजी ने भारत पर हमला किया, यानी दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, तो इस दरमियान उसने उसके आक्रमण को विफल किया था। वहीं से इसके उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है। यहीं से तय हो जाता है कि अब गद्दी पर वही आसीन होगा। अब यहाँ पर मोहम्मद शाह की उसे विशेष कृपा प्राप्त हो गई थी और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने उसे अपना पुत्र कहकर संबोधित किया तथा खाने जहां की उपाधि दी। यहाँ एक शब्द मिलता है मसनद ए आली का, जिसका अर्थ मेरे पुत्र करके होता है। इस शब्दावली का भी प्रयोग ये ज़्यादातर करते थे और यही आगे चलकर उपाधि के तौर पर भी दिखाई देता है। चलिए, यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन आलमतार के समय उसके वजीर हमीद खां से झगड़ा होने के कारण जब अलाउद्दीन
दिल्ली की सत्ता को छोड़कर बदायूं चला गया, तब दिल्ली की जनता ने बहलोल लोधी को गद्दी पर काबिज होने के लिए आमंत्रित किया। भाई वो तो नकारा साबित हो गया। तो ऐसे दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम दिखाई देता है कि बहलोल लोधी का उत्कर्ष यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो दिल्ली की जनता ने उसको आमंत्रित किया कि आइए और उस शासन सत्ता को संभालिए। जैसे एक दौर में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की जनता ने आमंत्रित किया था। बहुत अस्त व्यस्त माहौल चल रहा था, बड़ी उथल पुथल की स्थिति थी, क्योंकि गोरी के मरने के बाद जो भारत की राजनीतिक एकता थी वो विखंडित हो गई थी और साम्राज्य कई प्रांतों में बटे हुए थे। तो ऐसे दौर में लाहौर की जनता ने उसको आमंत्रित किया था। इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि अलाउद्दीन आलम शाह अपने पुराने ठिकाने बदायूं चला जाता है, तो ऐसे दौर में जनता ने याद किया इसको, मतलब एक काबिल व्यक्ति था। इसी तरीके से गयासुद्दीन तुगलक के मामले में भी हुआ था। जब नासुद्दीन खुसरो शाह को परास्त किया गया, तो जो कि वो एक बरादू जाति का था, तो ऐसे दौर में सत्ता अस्त व्यस्त हो चुकी थी, साम्राज्य अस्त व्यस्त चल रहा था। तो ऐसे दौर में गयासुद्दीन तुगलक को आमंत्रित किया गया और खुखर सरदार गुलचंद्र के प्रयास से उसने सिंहासन को ग्रहण किया था। तो ऐसे बहुत सारे हालात आए हैं कि जनता खुद याद करती है। रजिया प्रकरण में भी ऐसा हुआ था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक विलासी स्वभाव का था, तो दिल्ली की जनता ने उसका निर्वाचन किया था कि आइए आप शासन प्रशासन को संभालिए, आप ज़्यादा काबिल। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। यहाँ हम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, कई सारे मैटर अच्छे हैं इसमें। चल राज्यारोहण की बात करें, देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन है, एक फैक्ट आप याद भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर मध्यकालीन भारत में 5 ऐसे शासक रहे हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, उसमें बहलोल लोधी का भी नाम आता है। तो पहला शासक जो है, यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लें, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। 2 बार राज्याभिषेक की चर्चा कर ले। यहाँ पर यहाँ सुल्तान लिखना सही है। पहला शासक है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार इसका राज्याभिषेक ठट्टा में हुआ था, जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और दूसरी बार इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक, दूसरा शासक है यहाँ पर बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तीसरा शासक है इब्राहिम लोधी। इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है। चौथे शासक हैं औरंगजेब। चौथा शासक है औरंगजेब। औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। फिर इसके बाद एक शासक और हैं, उनका नाम है शिवाजी। इनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी, तो ये 5 शासक आप याद कर लीजिए मुँह जबानी, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपटीशन में जरूर पूछा जा सकता है कि किन शासकों का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। जैसे कौन सी शासक है जिनकी माता हिंदू थी, उससे संबंधित भी है। जैसे नासुद्दीन खुसरो शाह हो गया, उधर एक शासक दिखाई देता है सिकंदर लोधी था, फिरोज शाह तुगलक था। तो ये हिंदू माता से उत्पन्न थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चले। यहाँ बहलोल लोधी के राज्यारोहण की बात हम लोग कर रहे थे। तो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने वजीर हमीद खान की हत्या कर दी थी।
ये वही वजीर था जिसके साथ अलाउद्दीन आलम शाह का झगड़ा हो गया था और वो सल्तनत के लिए बहुत सारी परेशानियां पेश कर रहा था। तो ऐसे दौर में उसने हत्या कर दी थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर किंतु सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह अभी भी दिल्ली का वैधानिक शासक था। मतलब जो संवैधानिक परिस्थितियाँ यानी वैधानिक या कानूनी तरीके से अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वो शासक था, लेकिन वो सिर्फ सिद्धांत में था, व्यवहार में उसकी कोई बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखा कि आपके महान पिता ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं खुतबा से आपका नाम हटाए बिना आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मतलब जो खुतबा था वो शुक्रवार के यानी जुम्मे की नमाज के दिन दिल्ली के शाही मस्जिद में पढ़ा जाता है। उसमें शासक का नाम अंकित होता है और खलीफा का नाम अंकित होता है। तो ऐसे दौर में इसने उसका भी नाम बरकरार रखा ताकि जो परंपरा उसने चलाया था यानी जो उसने उसके लिए एहसान किए थे उसको भुलाना नहीं चाह रहा था। ठीक है। तो सुल्तान ने उत्तर दिया कि चूंकि मेरे पिता तुम्हें अपना पुत्र कहकर संबोधित करते थे, मैं तुम्हें बड़े भाई के रूप में देखता हूँ और राजपद तुम्हारे हिस्से में त्याग रहा हूँ। ठीक है। फरिश्ता के अनुसार यहाँ बताता है कि बहलोल का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के पत्र व्यवहार से पूर्व, मतलब एक बार जब उसने पत्र व्यवहार किया था जब बात चल रही थी, और एक उसके बाद किया था। ये फरिश्ता विवरण देता है। दूसरा पत्र व्यवहार के बाद। इसकी पुस्तक बहुत फेमस है फरिश्ता की, इसका नाम है तारीख ए फरिश्ता, या इसको हम इसी पुस्तक को हम गुलशन ए इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं। गुलशन ए इब्राहिम, ये लिखा था उसने जहांगीर के दौर में। जहांगीर के दौर में लिखा था। मूल नाम था इसका हिंदू कासिम फरिश्ता, लेकिन इतिहास में फेमस हुआ था फरिश्ता के नाम पर। ठीक। तो राज्यारोहण इसने 2 बार कराया था, एक अलाउद्दीन आलम शाह के पत्र व्यवहार से पहले और एक उसके बाद कराया था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ पर हम। पहले स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, स्पेशल यही मैटर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चले सैन्य अभियान की चर्चा कर ले यहाँ पर। बहलोल लोदी का देखे, लोदियों का इसी दौर में सरकियों के साथ संघर्ष होता है। सरकी जो राजवंश है वो जौनपुर में ही स्थित है। जौनपुर की स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने किया था और सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था। उसी के नाम से इस राजवंश को सरकी राजवंश कहा जाता है। और पूर्व का सिराज इसलिए इसे कहा जाता है कि जो सिराज था वो अफगानिस्तान में शिक्षा के लिए बहुत फेमस था और अफगानिस्तान के पूरब में ये जौनपुर पड़ता था, इसीलिए इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहलोल लोदी का जो था, इसने जो यहाँ जो लोदी और सरकी संघर्ष शुरू हुआ था, यहीं से इतिहास में एक नए सिद्धांत का जन्म होता है। उसे हम युद्ध विराम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। युद्ध विराम सिद्धांत। मतलब इसमें क्या होता था कि शासक जो हमला करते थे, फिर इसके बाद कुछ समय तक युद्ध रुक जाता था, फिर होता था। इसी नाते इसको युद्ध विराम सिद्धांत के नाम से जाते हैं और ये पूरे विश्व में भी इसका असर पड़ा था। यानी विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी ये पहला मसला है, विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य से भी देखें तो पहला ये सिद्धांत है। ठीक।
तो यहाँ पर बहलोल लोदी ने अपना अधिकांश अभियान विद्रोहों के दमन करने के लिए किया, राज्य विस्तार के लिए नहीं किया था, क्योंकि अभी नया नया साम्राज्य बनाया था। तो ऐसे दौर में विद्रोहों का दमन करना उसके लिए ज़्यादा जरूरी था, मतलब उसका विनाश वो करना नहीं चाहता था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि अभी तो वो स्थापित किया था राजवंश, इसलिए उस पर ज़्यादा समय तक काबिज रहने के लिए एक प्रशासनिक एकीकरण की आवश्यकता थी। इसी नाते अभी वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा था। जिस समय वह गद्दी पर बैठा वह अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। मतलब जब गद्दी पर बैठा तो स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं थी। जैसे जौनपुर में सरकी राजवंश का शासन था, ग्वालियर में तोमरों का शासन था। यही दो सत्ता के लिए बड़े दावेदार थे। तो इसी नाते लगातार इनके साथ संघर्ष हो रहा था, और सबसे ज़्यादा संघर्ष सरकियों के साथ हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह की एक पुत्री के साथ शादी हो गई थी, इब्राहिम था सरकी। इसलिए दामाद होने के नाते दिल्ली सल्तनत के वारिस के तौर पर उस पूरे साम्राज्य को देख रहा था। इसी नाते बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही थी, और लोदी वंश के शासक भी चाहते थे कि अब पूरी तरह से सरकी वंश का नाश किया जाए और जौनपुर, बंगाल, बिहार को अपने कब्जे में किया जाए। इसी के निमित्त लगातार बहलोल लोदी के दौर से ही लोदी सरकी संघर्ष हो रहा था। बाद में जब सिकंदर लोदी सत्ता काबिज हुआ तो उसने सरकी वंश का नाश कर दिया था। तो यहाँ पर बात करें हम लोग, तो जौनपुर का सरकी शासक महमूद शाह सैयद वंश के शासक अलाउद्दीन का दामाद था। वह दिल्ली के गद्दी पर अपना वैध अधिकार मानता था। जौनपुर दिल्ली के पूरब की ओर विस्तृत था, इसलिए जौनपुर को पराजित किए बिना दिल्ली का भी संभव नहीं था। मतलब जौनपुर का विलय करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि लगातार उस इलाके से चुनौतियां मिल रही थी उसे। और जौनपुर का जो सरकी साम्राज्य था उसकी थोड़ा सा चर्चा हम करें यहाँ, तो सरकियों का जो साम्राज्य था, सरकी वंश, ये इसमें जौनपुर, बंगाल और बिहार, ये तीन इलाके इनके कब्जे में थे। तो बहुत महत्वपूर्ण इलाका था तीन। इसी नाते बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही थी। और उस वंश का सबसे योग्य शासक जो था उसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी, जिसने जौनपुर में अटाला मस्जिद का भी निर्माण कराया। तो बहुत ही फेमस मस्जिद है। तो यहाँ पर लगातार संघर्ष हो रहा था। इसकी लोधी सरकी संघर्ष और ग्वालियर के तोमरों की भी बात कर ले, आगे चर्चा करें हम लोग। यहाँ बात करें जौनपुर के सरकी शासकों के साथ जो संघर्ष था। जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि। अगर आप कुल मिला जुला कर बहलोल लोदी की उपलब्धि की अगर चर्चा करते हैं तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर के साथ जो विलय किया ये तो अलग बात है, खैर उसका अंतिम परिणति तो माना जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा ही। लेकिन अगर किसी चीज के लिए फेमस है तो एक सिक्का इसने चलाया था, उस सिक्के का नाम है बहलोली सिक्का, जो चांदी के टंके के 1/4 भाग था और अकबर के दौर तक वो वस्तु विनिमय का माध्यम भी बना रहा। इसी नाते वो ज़्यादा फेमस है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी के टंके के 1/4 भाग होता था वो, यानी एक सिक्का चलाया था बहलोली सिक्का। ये था जो टंका होता था, टंके का 1/4 भाग होता था, ठीक है। यानी ये जो था चांदी का, इसीलिए वो ज़्यादा फेमस है। बहलोल लोदी के समय में जौनपुर का
स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया जब बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय जौनपुर में सरकी वंश का शासक महमूद शाह सरकी था। उसका विवाह सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की एक पुत्री से हुआ था। ठीक है। महमूद शाह की पत्नी लगातार उसके ऊपर दबाव डालती थी कि दामाद होने के नाते ये जो राजवंश है वो आपका है और उस पर आपको वैधानिक रूप से काबिज हो जाना चाहिए। तो लगातार हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और गद्दी से अपदस्थ भी करना चाह रही थी। महमूद शाह भी अलाउद्दीन का दामाद होने के नाते अपने आप को दिल्ली का वैध स्वामी मान रहा था। दिल्ली में बहलोल लोधी की शक्ति स्थापित होने से पूर्व ही उखाड़ फेंकना चाहता था वो। इस उद्देश्य से उसने 1450 ईस्वी में विशाल सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। यही देखे मैटर बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से लोधी सरकी संघर्ष शुरू हो रहा है। उस समय बहलोल लोधी सरहिंद में विद्रोह का दमन कर रहा था। दिल्ली पर आक्रमण की सूचना सुनकर वह तत्काल वापस आया और सरकी सेना का जो सेनापति था दरिया खान लोधी था उस समय। बहलोल लोधी ने चचेरा भाई होने के नाते कुतुब खान की जाति भावनाएं भड़काकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। मतलब कुतुब खान जो था दरिया खान लोधी एक क्या थे, अफगान थे और उसके राज परिवार से थे। तो ऐसे दौर में उसने जाति भावना दिखा कर कि अरे तुम लोग क्या तुर्कों की सहायता कर रहे हो, वो गद्दी पर काबिज हो जाएंगे, तुम्हारी स्थिति दोयम दर्जे की हो जाएगी, तो फिर से मिल जाओ, जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने किया। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें लग गया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ रहे हैं और स्थिति हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगी। तो राष्ट्रवाद जो था वो सम्मिलित राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि ऐसी विचारधारा जिसमें धर्म, जाति, पंथ, मजहब, लिंग, क्षेत्र उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब एकजुट होकर राष्ट्र के लिए सोचा जाए और किया जाए, वो राष्ट्रवाद है। तो ऐसे दौर में जब उन्होंने जान लिया कि भारत की स्थिति बहुत बेहतर हो जा रही है, तो वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को भड़काने का काम किया कि मुसलमानों जाग जाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारी स्थिति दोयम दर्जे की हो जाएगी और फिर से हिंदू सत्ता पर आसीन हो जाएंगे और राज करेंगे। तो यही काम यहाँ भी किया जा रहा है कि जाति भावनाएं भड़काई जा रही कि अफगानों एक हो जाओ। जैसे अब्बास खां सरवानी ने खुद कहा है तारीख शेरशाह में कि जब बहलोल लोधी का उत्कर्ष होता है तो उसके बारे में कहता है कि टिड्डियों के दल के रूप में अफगान एकत्र हो रहे थे और वो अफगान कहाँ के थे, रूह के थे, और उनके एकजुट होने से ही बहलोल लोधी सत्ता काबिज भी हुआ। और देखे अफगानों का जो समाज है वो कबीलाई समाज है और उस कबीले से निकल कर ही आए हैं, तो उसमें से जो बड़ा होता था और जो योग्य होता था उसी को अपना नेता मान लेते थे। तो इसी नाते हम देखते हैं बहलोल लोधी का जो राजत्व सिद्धांत था वो निरंकुश नहीं था, बहुत उदारवादी था। वो समानता के आधार पर विश्वास करता था। वो अमीरों में से ही किसी एक को चुना जाता था शासक, तो उनको अपना वो भाई के समान मानता था और साथ ही साथ उनके साथ कालीन पे भोजन करता था और खुद कहता था कि अगर मैं साम्राज्य नहीं चला सकता हूँ तो आप के सामने पगड़ी रख रहा हूँ, तलवार भी निकाल कर रख देता था। तो इससे तय है कि वो कबीलाई समाज की जो जाति भावनाएं थी वो उसके पक्ष में जाती हुई दिख रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर फलस्वरूप दरिया खान युद्ध से पीछे हट गया था और महमूद शाह की सेना का एक टुकड़ी फतेह खान नेतृत्व कर रहा था, जिसे अकेला ही लोधियों से युद्ध करना पड़ा। दिल्ली के निकट नरेला के मैदान में दोनों का संग्राम होता है और सरकी सेना यहाँ पर पराजित हो गई। फतेह खान युद्ध में मारा गया था। ठीक। तो महमूद शाह पुनः जौनपुर लौट गया। कुछ समय पश्चात महमूद शाह ने इटावा पर भी आक्रमण कर दिया। बहलोल लोधी ने उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। इटावा देखे बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर तोमरों का भी शासन रहा था कुछ समय तक, और इस इलाके में कुछ समय तक बहलोल लोदी भी गवर्नर के पदों पर था और उसके अधीन ये इलाका था, इसलिए उस पर भी काबिज होना बहुत महत्वपूर्ण बात थी। बहलोल लोदी ने उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के अंत में दोनों के मध्य एक संधि क्रियान्वित नहीं की जा सकी। 1459 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई। महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह शासक बनता है। उसने बहलोल से युद्ध जारी रखा बहलोल लोदी से, किंतु वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और अंत में हुसैन शाह ने मोहम्मद शाह की हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। गद्दी पर बैठने के पश्चात हुसैन शाह और बहलोल लोदी के मध्य एक समझौता कर लिया गया। फलस्वरूप 4 वर्षों तक जो युद्ध था वो टला रहा। हुसैन शाह ने कुतुब खां को और बहलोल लोदी ने जलाल खान को मुक्त कर दिया था। यहाँ एक नोट करने वाला विषय है, ध्यान रखिएगा। जौनपुर में एक इलाका है जिसका नाम है जलालपुर। आज वहाँ पुल भी दिखाई देता है, एक शाही पुल भी वहाँ पर है, एक रेलवे पुल है, उसके अलावा भी कई पुल है। तो इसी ने उसकी स्थापना किया था, जलालपुर की स्थापना किया था जलाल खान ने, ठीक। और वहाँ पर एक पुल का भी निर्माण कराया था, जो शाही पुल है इसका निर्माण भी उसी ने कराया था। इसके अलावा बरगुदर का जो पुल जौनपुर में स्थित है उसका भी निर्माण इसी ने कराया था। तो आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से यानी वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जैसे जफर खान ने जफराबाद की स्थापना 1347 में किया था, उसी तरीके से जलालपुर शहर की स्थापना इसने किया था। तो उसके जो विकसित स्वरूप है उस पर काम करने वाला जलाल खान पहला व्यक्ति था। तो मुक्त कर दिया गया जो एक, अब यहाँ पर आगे चले हम लोग। यहाँ पर एक दूसरे की बंदी बनाकर रखे गए थे, उसी की बात हो रही थी। यानी एक दूसरे के पास बंदी के रूप में थे। हुसैन शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था, इस सरकी वंश का था, ध्यान रखिएगा इसको। हुसैन शाह कुछ समय पश्चात संधि भंग करते हुए उसने दिल्ली पर फिर से आक्रमण कर दिया तथा चंदावर के निकट बहलोल सेना को पराजित किया। उसने इटावा पर अधिकार कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस समय बहलोल लोदी मुल्तान अभियान पर गया हुआ था और पराजय की सूचना पाकर खुद तत्काल में दिल्ली आ जाता है। परिस्थितिवश उसने हुसैन शाह से समझौता कर लिया और समय समय पर बहलोल और सरकी सेना के मध्य कई युद्ध हुए, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण कर हुसैन शाह सरकी को परास्त कर दिया और 1479 ईस्वी में जौनपुर का सरकी वंश जो था उसका विलय कर लिया गया। यही बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1479 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में इसका विलय कर लिया गया। इस प्रकार जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, यानी बारबक शाह के अधीन ये इलाका दे दिया गया। पराजित होने के बाद हुसैन शाह बिहार में शरण लिया। हुसैन शाह के समय में दिल्ली और जौनपुर के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चला था। अब यहाँ नोट करने वाले विषय है, अगर नोट करना चाहे तो 1451 से लेकर 1479 ईस्वी तक ये संघर्ष हुआ था। लोदी सरकी संघर्ष, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोदी वंश ने जौनपुर का अपने पक्ष में विलय कर लिया और सरकी वंश की स्थिति बहुत खराब हो गई। यानी जौनपुर का विलय नहीं हुआ, एक प्रकार से बहुत बड़े कद्दावर जो ताकत थी उसका विलय हो रहा था। और इनकी सल्तनत बताया कि बिहार और बंगाल तक भी थी, तो बाद में ये भाग जाता है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ पर। अब यहाँ पर जो उदन टाइप के सरदार थे उनकी चर्चा कर लें। उदन सरदारों के विरुद्ध अभियान। लोधी और सरकी राजाओं के बीच संघर्ष में दोआब यानी गंगा जमुना का जो पवित्र स्थल माना जाता है उसको हम दोआब कहते हैं फारसी में, ठीक है। मेवात तथा दिल्ली के आसपास के सामंतों ने सरकी शासकों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की थी। भाई जो सामंत थे वो थोड़ी चाहते थे कि बहलो लोधी का उत्कर्ष हो जाए, तो इसलिए वो उसके पक्ष में थे और वो चाह भी रहे थे कि बहलो लोधी को परास्त किया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा था। तो इसी नाते सब लोग एकजुट हो रहे थे। इसलिए बहलोल लोधी ने इन्हें दंडित करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने मेवात, संभल, कोल यानी अलीगढ़, साकेत मतलब एटा, इटावा, रापरी, भोगांव, ये भोगांव है, ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किया था। यानी यही सब ऐसे प्रांत थे जिनके सरदार जो थे वो एकजुट हुए थे कि बहलोल लोधी को हटाया जाए। सर्वप्रथम बहलोल लोधी ने अहमद खान मेवाती पर आक्रमण किया। अहमद खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात संभल के दरिया खां के विरुद्ध कूच किया। दरिया खान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उसके 7 परगने दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए। इसी प्रकार कोयल यानी अलीगढ़ के ईसा खान, साकेत के मुबारक खान, मैनपुरी तथा भोगांव के राजा प्रताप सिंह ने बहलोल लोधी की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए। ये ही प्रमुख शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया था। अभी यहाँ परगना की बात हो रही है, यहाँ एक नया शब्द आया था परगना की। लोधियों के दौर में देखे सर नामक इकाई आएगी प्रशासन की, जिसे आगे चलकर हम जिला के नाम से भी संबोधित करते हैं। सिकंदर लोधी के दौर में प्रचलन में आ गया था सब। और परगना की अगर बात करें तो परगना नामक प्रशासनिक इकाई का गठन सबसे पहले किया था बर्बन ने किया था। परगना की बात कर ले भाई, सरकार तो है सिकंदर लोधी से जुड़ा मसला है। सिकंदर लोधी ये प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, इसके बाद परगना आएगा, यानी तहसील स्तर का प्रशासन कह सकते हैं आप। इसकी शुरुआत किया था बलबन ने सबसे पहले। देखे प्रशासनिक इतिहास की अगर भारत में बात होगी तो सबसे पहले जो होता था वो राजा, महाराजा या सुल्तान या बादशाह होते हैं। प्रशासन का सबसे सर्वे सर्वा वही होते थे। दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो सुल्तान सर्वे सर्वा था, मुगल काल में बादशाह सर्वे सर्वा था, और मौर्य काल में बात करें तो सम्राट सर्वे सर्वा होते थे। इसके बाद क्या होता था, केंद्रीय प्रशासन होता था जिसके कई विभाग होते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत काल में प्रमुख विभाग दीवाने अर्ज, दीवाने विजारत, दीवाने इंसा, दीवाने बरीद होते थे। इसी तरीके से दूसरा स्तर जो होता है केंद्र के बाद प्रांत आता है। प्रांतीय प्रशासन की भी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत में वो ढांचा पूरी तरह नहीं बन पाया था। हाँ, मुगल काल में पूरी तरह स्थापित हो गया, जिसको हम सूबा के नाम से जानते हैं। 1580 ईस्वी में अकबर ने 12 सूबों का सृजन किया था। उसके लिए 12 सूबेदारों की नियुक्ति की थी, और साथ ही साथ 12 आर्थिक मामलों से जुड़े हुए दीवान की भी नियुक्ति की थी। फिर इसके बाद जो परगना आता है वो बाद की इकाई मानी जाती है। यानी उससे पहले अगर बात करें हम प्रांतों में, तो प्रांतीय प्रशासन यानी सूबे लेवल के प्रशासन के बाद सरकार यानी जिले लेवल का प्रशासन आता है। फिर परगना आता है।
फिर उसके बाद गांव आता है। गांव पूरे प्रशासनिक इतिहास में सबसे निचली इकाई मानी रहती है। तो प्रशासनिक इतिहास की बात जब करेंगे तो थोड़ा और चीज़ें स्पष्ट करेंगे हम लोग। तो चले यहाँ पर मुल्तान के विरुद्ध जो अभियान है इसकी चर्चा कर ले हम लोग। मुल्तान बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। 1468-69 ईस्वी में बहलोल लोदी ने मुल्तान में लंगाओं के विरुद्ध अभियान किया। लंगाओं ने शेख यूसुफ को, जो एक सूफी संत थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया के वंशज थे, को मुल्तान से निकाल दिया था। और शेख यूसुफ ने बहलोल लोदी के यहाँ क्या कर दिया, सगड़ दिया। यानी जो लंगा थे वो उदंड थे और उन्होंने कहीं ना कहीं एक सूफी संत को निकाल दिया था। तो ऐसे दौर में उनसे बगावत होना लाजिमी था। अतः शेख यूसुफ की प्रतिष्ठा को मुल्तान में पुनः स्थापित करने के लिए बहलोल लोदी ने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया था। ठीक, किंतु हुसैन शाह सरकी के दिल्ली पर आक्रमण की सूचना सुनकर वापस लौट आया। मतलब इसी समय दिल्ली सल्तनत पर किसने हमला कर दिया था, हुसैन शाह सरकी ने कर दिया। तो उस साम्राज्य को बचाना जरूरी था, इसी नाते वो फिर वापस लौट कर आ जाता है। इस प्रकार यह अभियान निरर्थक रहा और मुल्तान अभियान के दौरान ही बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों को सल्तनत की सेना में भर्ती करने की नीति अपनाई। ये बात हमें अब्बास खां सरवानी से पता चलता है। अब्बास खां सरवानी ये भी अफगान था। इसने जो अपनी पुस्तक लिखा है वो अकबर के दौर में लिखा था, तारीखे शेर शाह के नाम से लिखा है, या उसको हम तोहफा अकबर शाही के नाम से भी जानते हैं। मतलब अकबर को तोहफे के तौर पर दिया था ये पुस्तक लिखकर, इसीलिए उसे तोहफा ये अकबर शाही भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें अफगानों का इतिहास बहुत बढ़िया से लिखा गया है। तो इसने जो पुस्तक लिखे थे, पुस्तक का नाम है तारीखे शेर शाही। शेर शाही इसी में वो चर्चा करता है इस चीज का। फलस्वरूप बड़ी संख्या में अफगान भारत आकर बस गए थे और उनका भी मकसद यही था कि अब भारत में बहलोल लोदी की सत्ता को काबिज किया जाए और अफगानों की बहुत बड़ी संख्या को भारत में स्थापित भी किया जाए। इसी नाते ये चीज़ हो रही थी। चलें आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चर्चा करें यहाँ। अब इसके बाद उसने मालवा पर आक्रमण किया था। मालवा बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है, मध्य प्रदेश में स्थित है इस समय। मालवा पर खिलजियों का भी शासन था। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो खिलजी वंश की सत्ता दो जगह थी, पहली दिल्ली में थी, दूसरी मालवा में थी। और मालवा का जो प्रमुख शासक रहा है उसका नाम है महमूद शाह खिलजी। उसने जजिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है महमूद शाह खिलजी। तो मालवा पर भी उसने अटैक किया था। उसकी जानकारी यहाँ पर बात करें मालवा अभियान के, तो अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बहलोल लोदी ने मालवा पर अधिकार करने का सोचा था। तो इसके विरुद्ध जो अभियान किया गया, उस समय वहाँ का जो शासक था गयासुद्दीन खिलजी नाम था इसका। 1469 से लेकर 1501 ईस्वी तक इसका शासन था और वो एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था। बहलोल ने मालवा राज्य का परगना अल्हनपुर को उजाड़ डाला था। मतलब जो परगना था जिसका नाम था अल्हनपुर, उसको उजाड़ डाला था, किंतु मालवा को विजित नहीं कर पाया था। मतलब उसको अपने साम्राज्य में विलय नहीं कर पाया और साथ ही साथ वो दिल्ली लौट आया। चंदेरी के राज्यपाल शेख खान ने अल्हनपुर नगर का पुनर्निर्माण कर दिया। मतलब जिसका वो उजाड़ डाला था इसने, उसका फिर से पुनर्निर्माण कराया इसने। जैसे महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला था तो उसका पुनर्निर्माण काम कराने का काम भीम सोलंकी ने किया था। उसके बाद भी उस पर कई बार हमले हुए। तो बाद में आज़ादी के बाद जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी उसका पुनर्निर्माण कराया था, कुछ मरम्मत कार्य कराया था। तो उसी तरीके से यहाँ भी दिखाई देता है कि अल्हनपुर को उजाड़ने के बाद
इसका पुनर्निर्माण कराया गया। अब राज्य का विभाजन भी इसने कर दिया, क्योंकि बहलोल लोदी नहीं चाहता था कि उसके पुत्रों में कोई लड़ाई हो, या जो अफगान जिनके बल पर वो सत्ता काबिज हुआ है उनके बीच कोई संघर्ष की स्थिति हो। इसी नाते उसने अपने जो साम्राज्य था उसका पुत्रों में विभाजन किया। आगे चलकर यही परिपाटी हुमायूं ने भी अपनाया था, क्योंकि बाबर ने अपने मृत्यु से पूर्व ही कहा था कि जो साम्राज्य है उसका बंटवारा कर दिया जाए ताकि लड़ाई की स्थिति नहीं हो। तो हुमायूं का जो साम्राज्य था वो उसके भाइयों में बढ़ जाता है, ये भी उसके पराजय का बड़ा कारण बनता है। कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 3 भाई उसके हो गए, इसके अलावा हुमायूं, यानी 4 भाग में प्रांत बट गए। और कोई व्यक्ति अगर निकम्मा साबित हो गया तो स्थिति बहुत खराब ही हो जाएगी। तो ऐसे दौर में उसके जो भाई थे वो निकम्मे ही थे, कोई दो राय नहीं इसमें। इसी नाते शेर शाह को अवसर मिला था। तो यहाँ पर भी इसने जो राज्य था उसका विभाजन 85 से बहलोल लोदी ने अपने अंतिम समय में साम्राज्य अपने पुत्रों और अफगान जाति वर्ग में विभाजित कर दिया, क्योंकि इन्हीं जातियों के बल पर वो खड़ा हुआ था। बताता है अब्बास खान सरवानी ने कि रोह के अफगानों को याद किया गया और वो टिड्डियों के रूप में आ जाते हैं भारत में, और उन्होंने तुर्कों की सत्ता को उखाड़ फेंका और उस सल्तनत पर काबिज हो गए जिसका वो ख्वाब देख रहे थे। ये अब्बास खान सरवानी बता रहा है। तो इस विभाजन के अंतर्गत जौनपुर का राज्य अपने पुत्र बारबक खान को दे दिया था। ये जौनपुर का बात कर रहे हैं, जिसका विलय इसने किया था हुसैन शाह सरकी को परास्त करके 1479 ईस्वी में उसने जौनपुर के सरकी राजवंश का विलय कर लिया। ठीक, तो जौनपुर का इलाका अपने पुत्र बारबक शाह को दे देता है। और कड़ा मानिकपुर का, ये इलाहाबाद वाला इलाका है, बहुत फेमस इलाका है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहीं पर जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या भी की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किया था उसका। कड़ा मानिकपुर जिसको कहा जाता है, मुबारक खान नुहानी को दिया गया, ये भी अफगान है। इसके अलावा बहराइच शेख मोहम्मद कुरका फार्मूली को दे दिया गया, और अपने पौत्र आजम हुमायूं को उसने लखनऊ तथा कालपी का प्रांत दे दिया था। खाने जहां लोदी को बदायूं का क्षेत्र दे दिया। अपने दूसरे पुत्र निजाम खां या सिकंदर लोदी जिसका नाम है को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तथा पंजाब और दिल्ली और साथ ही साथ दोआब के जो इलाके थे इसको प्रदान करता है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका था जो इसने इसे प्रदान किया था। और यहीं से सिकंदर लोदी के भी राजनीतिक उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है। तो बहलोल लोदी का लगातार संघर्ष में ही जीवन बीता, क्योंकि अफगान जातियों को इकट्ठा करके सल्तनत को प्राप्त किया था। तो सरकी राजवंश के साथ भी इसका संघर्ष हुआ, और उस समय के जो विद्रोही अमीर थे वो भी यही चाहते थे कि ये गद्दी पर बैठ न पाए, और जो सामंत वर्ग थे तो उन्होंने भी एक चुनौती के तौर पर इसको स्वीकार किया था। तो यहाँ हम अगले बिंदु की चर्चा करें। ग्वालियर अभियान की चर्चा करते हैं। ग्वालियर में शासन था तोमर राजपूतों का। तोमर राजपूतों की पूरे भारत में 250 नस्लें रही हैं, 250 जातियां रही हैं। उसमें से एक तोमर जाति भी बहुत महत्वपूर्ण जाति मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी ये जाति बड़ी तादाद में। तो ग्वालियर में उस समय तोमरों का राज्य था, और लगातार वहाँ से अटैक हो रहा था, खासकर दिल्ली सल्तनत पर। तो तोमर राजपूत बड़ी संख्या में थे। तो इस समय जो इसके समय में जो शासक था वो लगातार इसे परेशान कर रखा था। इसमें 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं जो तोमर शासक थे, इसके समकालीन थे। इसमें पहला नाम जो दिखाई देता है वो 3 शासक, हाँ, कीर्ति सिंह, या इसको कीरत सिंह भी कहते हैं, लेकिन कीर्ति सिंह ज़्यादा स्पष्ट है। दूसरा शासक है मान सिंह, नाम है इसका, मान सिंह। और तीसरा जो शासक है इसका नाम है विक्रमाजीत। मिलान के लिए भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे कि तो किस लोदी शासक के समकालीन जो तोमर शासक है उसे एक मिलान का क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा।
पहला जो शासक है कीरत सिंह, इसका समकालीन शासक है बहलोल लोदी। दूसरा शासक है मान सिंह, इसका समकालीन शासक है सिकंदर लोदी। और तीसरा जो शासक है उसका नाम है विक्रमाजीत, इसका समकालीन शासक है इब्राहिम लोदी। तो लगातार ग्वालियर के तोमरों के साथ बहलोल लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक संघर्ष हुआ। अंत में हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का विलय कर लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी। खैर उस समय ये माना जाता था कि इब्राहिम लोदी एक नकारा शासक है, लेकिन उसका सबसे बड़ा योगदान अगर कोई है तो ग्वालियर का दिल्ली सल्तनत में विलय विक्रमादित्य को परास्त कर देता है। बाद में उसके कुछ इलाके को उसे वो लौटा देता है और वो अपना मित्र बना लेता है। और उसकी मृत्यु भी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में मारा जाता है। वो भी दोनों लोग एक साथ मारे गए थे। अगर दिल्ली सल्तनत में बात हो कि युद्ध भूमि में मरने वाला पहला शासक कौन है तो उसका नाम है इब्राहिम लोदी। इसी तरीके से विक्रमादित्य भी मारा गया था, जिसके बारे में हमें अफगान इतिहासकार सूचना देते हैं। तो इनके साथ बाद में इनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी रहे थे। एक नए रिसर्च से दावे ये हो रहे हैं कि अफगानों के राजपूतों के साथ भी ये बड़े अच्छे संबंध रहे थे, क्योंकि राय प्रताप सिंह और यहाँ पर जो शासक दिखाई देता है विक्रमादित्य, इनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे उसके। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच कहीं न कहीं मैत्री सद्भाव था। इसी नाते सल्तनत पर काफ़ी समय तक ये काबिज थे। कुल मिला जुला कर इन्होंने 75 साल शासन किया था दिल्ली सल्तनत में, तो इतना आसान नहीं रहा होगा। यानी इनके साथ संबंध बनाए गए थे अच्छे से। जैसे अकबर ने अपनी राजपूत पॉलिसी के तहत किया था ना, उसकी पॉलिसी 3 प्रकार के थे। एक तो वो साम्राज्यों का विलय करके अधीन कर लेता था, दूसरा वैवाहिक संबंधों के द्वारा उनको मिलाया, तीसरा पद जागीर और मनसब देकर मिलाया। तो तीनों प्रकार के तरीके उसने अपनाए, इसलिए वो सफल भी रहा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ बात करें ग्वालियर अभियान की, 1486-87 से बहलोल लोदी ने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किया था। ये उसका अंतिम अभियान था और यहाँ का शासक का नाम है कीर्ति सिंह। 1479 में सरकी शासक हुसैन शाह बहलोल लोदी के हाथों पराजित हो गया, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि लोदी और सरकी संघर्ष समाप्त हो गया था। इसके बाद ग्वालियर के राजा के पास शरण ले लिया था, मतलब परास्त होने के बाद चला गया था ग्वालियर के राजा के यहाँ, जहाँ पर उससे शरण ले लिया था। राजा कीर्ति सिंह ने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर लिया तथा उसे 80 लाख टंका नजराने के रूप में दिया था। टंका बहुत महत्वपूर्ण सिक्का है। चांदी का टंका चलाया था इल्तुतमिश ने, सोने का टंका चलाया था बलबन ने, जिसे दियात के नाम से जानते हैं, और तांबे का टंका चलाया था सिकंदर लोदी ने। तो टंके से भी एक चीज एकदम याद रख लीजिएगा आप, ये मूल जो सिक्के हैं टंके से संबंधित, एक तो चांदी का टंका हो गया, वो इल्तुतमिश ने चलाया था। सोने का टंका चलाया था बलबन ने, जिसको दियात के नाम से जानते हैं। तांबे का टंका चलाया था सिकंदर लोदी। और एक बहलोली सिक्का तो हो ही गया, ये भी, ये लेकिन चांदी का था, इसलिए उसको नोट मत करिए। ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके चांदी के जो टंका था उसके 1/4 भाग था, इसलिए उसको ये बस मान सकते हैं कि अकबर के समय तक, यानी अकबर ने जब अपने मूल मुद्राएं जारी नहीं किया होगा तब तक वो वस्तु विनिमय का साधन रहा था। और अकबर के दौर में भी रुपया बहुत फेमस था, मुद्रा बहुत फेमस था वह मुद्रा। और ब्रिटिश इतिहासकार भी इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर ले थोड़ा सा। तो लोदी साम्राज्य की सीमाओं से सबसे निकट संबंध धौलपुर की रियासत थी, जो ग्वालियर के अधीन थी। यानी जो धौलपुर की रियासत थी ग्वालियर के अधीन थी। बहलोल लोदी इसके विरुद्ध भी आगे बढ़ा और यहाँ से लगभग 100 मन सोना प्राप्त किया था। इसी अभियान के दौरान दिल्ली लौटते समय मार्ग में लू लगने से बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है और 12 जून 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लू लगने से उसकी मृत्यु हुई।
कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन अलग भी हैं। खैर इस तरह के क्वेश्चन बनते रहे हैं कि किन शासकों की किस वजह से मृत्यु हुई है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी जलोदर से हुई थी, उसकी आंत खराब हो गई थी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें याद किया जा सकता है थोड़ा बहुत, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें हम लोग थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, तोमर राजपूत का वही स्पेशल यहाँ जोड़ दीजिएगा आप। कीर्ति सिंह के साथ बहलोल लोधी का हो जाएगा, मान सिंह के साथ सिकंदर लोधी, विक्रमादित्य के साथ इब्राहिम लोधी, उसके समतुल्य शासक। ठीक, चले हम लोग बहलोल लोधी की उपलब्धियों की चर्चा कर लिया जाए भाई। देखिए बहलोल लोधी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय, और उसकी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है चांदी का बहलोली सिक्का जो टंके के 1/4 भाग के बराबर था। यही दो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। तो यहाँ थोड़ी चर्चा कर लिया जाए बहलोल लोधी की उपलब्धि की। लोधी वंश के शासकों में बहलोल लोधी एक योग्य शासक था। वह दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया था। इसे भी नोट किया जा सकता है, सबसे ज्यादा समय तक इसने शासन किया था। 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है। पूरे दिल्ली सल्तनत के काल में सबसे ज्यादा समय तक दिखाई देता है। यानी 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल है वो इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से फेमस है। और उस काल में 5 राजवंशों ने शासन किया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसमें ये पहला ऐसा शासक है जिसने 38 साल शासन किया है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके बराबर। यही दो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। तो यहाँ थोड़ी चर्चा कर लिया जाए बहलोल लोधी की उपलब्धि की। लोधी वंश के शासकों में बहलोल लोधी एक योग्य शासक था। वह दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया था। इसे भी नोट किया जा सकता है, सबसे ज्यादा समय तक इसने शासन किया था। 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है। पूरे दिल्ली सल्तनत के काल में सबसे ज्यादा समय तक दिखाई देता है। यानी 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल है वो इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से फेमस है। और उस काल में 5 राजवंशों ने शासन किया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसमें ये पहला ऐसा शासक है जिसने 38 साल शासन किया है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लंबे शासनकाल में उसने दिल्ली सल्तनत की खोई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। मृत्यु के समय तक उसका राज्य जो था पंजाब से लेकर बिहार तक विस्तृत हो गया था। यानी सरकियों का जो साम्राज्य था वो बिहार तक था, इसीलिए बंगाल, बिहार वो सारे इलाके इसके कब्जे में आ गए थे। बदायूं, बरन, संभल, रपरी ये प्रमुख नगर उसके राज्य में शामिल कर लिए गए थे। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी इसी बरन के थे, इसीलिए उनके नाम के साथ बरनी जोड़ रहे हैं। बरनी का मतलब बरन के थे, जैसे आप जौनपुर के हैं तो जौनपुर ही कह सकते हैं, तो उसी तरीके से बरन के थे। और ये इलाका भी उत्तर प्रदेश में है, स्टेट पीसीएस के हिसाब से भी मायने रखेगा ये बरन इलाका, बदायूं इलाका भी। तो रापरी, अब यहाँ पर जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिसकी चर्चा मैंने किया। और उसने दिल्ली सल्तनत में राजत्व के नवीन स्वरूप को जन्म दिया था। मतलब उदार उसका राजत्व सिद्धांत था, बराबरी की बात वो कर रहा था। ठीक है, यानी अफगानों में से ही वो एक नेता चुना गया था, इसलिए वो निरंकुश तुर्की राजत्व को नहीं मान रहा था, उदार निरंकुशवाद की शुरुआत करता है। दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासकों के निरंकुशता के विरुद्ध उसका राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की बराबरी पर यानी समानता पर आधारित था। धार्मिक दृष्टिकोण से बहलोल लोधी उदार था। उसने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई।
उसके सरदारों में कई प्रमुख हिंदू सरदार थे, यानी राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक और राय दादू। ये नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अभी तक यहाँ से कोई मैटर बना नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास में इस्लामिक इतिहास को या मध्यकालीन इतिहास इसको कहेंगे, इस्लामिक को नहीं कह सकते, ये अवधारणा ब्रिटिश हो जाएगी। तो उसी कलेवर में दिखाया जाता है कि बड़े इलाके में मुसलमान काबिज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दौर में दक्षिण भारत में पूरी तरह जीत नहीं पाए थे, उत्तर भारत के बहुत सारे इलाके काबिज नहीं रहे हैं, तो वो धारणा हमें चेंज करनी हुई। तो इसी नाते जो नया ट्रेडिशन है वो ये बता रहा है कि बहुत सारे राजपूत सरदार भी इनके अधीन काम कर रहे थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मलिक नायक कमालुद्दीन गुर्ग जैसे दो सेनापति राजपूत थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो सभी जाति और सभी वर्गों के लिए प्रशासन दरवाजे खोल दिए थे। तो यहाँ नाम दिखाई दे रहा है आपको। उसने युद्ध में प्राप्त लूट के माल में से एक भाग, केवल एक भाग पवित्र खलीफाओं के द्वारा जो अनुमन्य था उसे लिया था। लूट के माल को हम फारसी में खम्स कहते हैं, और वो जो होता था वो शरीयत के अनुसार उसका निर्धारण किया गया था कि 80% भाग सैनिक का होता था और जो 20% भाग होता था वो सुल्तान का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 80% भाग स्वयं रख लिया और 20% दे दिया सैनिकों में, और यही काम आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। मुद्रा व्यवस्था में भी बहलोल का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने 1/4 टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था, जो मुगल शासक अकबर के समय तक वस्तु विनिमय का माध्यम बना रहा था। यानी अकबर के दौर में जब तक रुपया का प्रचलन नहीं हुआ तब तक ये माध्यम बना रहा। अगर आप मूल रूप से देखें तो बहुत बड़ा योगदान है तब भी। अगर अकबर ने प्रशासनिक इकाई का गठन की बात करें तो 1580 में स्पष्ट होता है जब सूबे का गठन किया था। यानी अगर वहाँ से भी रुपया प्रचलन में रहा होगा तब भी बहुत ज़्यादा समय तक ये मुद्रा चली होगी। लेकिन रुपये का इतिहास बहुत ही कलात्मक है। 1835 ईस्वी तक ये भारत में चली थी। यानी शेरशाह ने जो रुपया शुरू किया था उसका प्रचलन 1540 से लेकर 1835 तक था, और आज भी है। आज भी रुपया नामक एक सिक्का हम पाते हैं। इसी तरीके से आना नामक एक सिक्का चलाया था शाहजहां ने, जो आज भी है 4 आना 8 आना, या ऐसे करके हम बोलते हैं 16 आना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिक्के रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिकंदर लोदी की बात करेंगे। सिकंदर लोदी के विजय अभियानों की चर्चा करेंगे, उसकी धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे, उसके प्रशासनिक नीति की चर्चा करेंगे। स्पेशल उसकी धार्मिक नीति भी बहुत विवादास्पद रही है क्योंकि वो शरीयत को फॉलो करता था। हाँ, उसने राजत्व सिद्धांत में कठोरता का मिश्रण किया था कि उसके जो अमीर है वो 6 मील से चलकर उसके राज्य जो फरमान है उसको ग्रहण करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिकंदर लोदी की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी की चर्चा होगी। इब्राहिम लोदी में हम बाबर के आने के पृष्ठभूमि की चर्चा भी करेंगे उसी में, और कैसे अफगान अमीर उस पर हावी हो जाते हैं और अफगान अमीरों और लोदियों के साथ बड़ा संघर्ष होता है। और बाबर के भारत में आगमन से उस पृष्ठभूमि को भी समझा जाएगा जिसके द्वारा मोहम्मद गोरी भारत में आया था। तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि मोहम्मद गोरी की क्या परिस्थितियाँ थी और बाबर की क्या परिस्थितियाँ थी कि उन्होंने मध्य एशिया को छोड़कर भारत में राज्य स्थापित करने के बारे में सोचा। और गजनवी और यहाँ पर तैमूर की अगर बात करें तो वो थोड़ा अलग है, वो जन्मजात सेनापति थे। लेकिन